तो लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 11.3। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किसी कारणवश मैंने उसमें बोला था कि आपको 11 आज की क्लास में मैं 11 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, लेकिन साउंड ज़्यादा होने से मैंने उसमें नहीं दिया था। तो आज की क्लास में हम जो है 11.3 को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे, अगर सही बना रहे तो 12 चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर ये 11.3 का है, क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है। इसका इन्होंने बोला है समतल के अविलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो ये z बराबर 2 है। करना कुछ नहीं है, ये z बराबर जब 2 है तो इसका दिक् का अनुपात जो है, चूंकि इसमें तो z दे रहा है तो इसमें दिक् अनुपात, चूंकि अगर समतल का इक्वेशन हम देखते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड होता है बराबर 0 होता है। तो अपना ये a का गुणांक है, ना ही b का गुणांक है। हाँ, इसमें c का गुणांक है, माने c वाला z है। तो कुल मिलाकर इसका दिक् अनुपात 0 0 और 1 हो जाएगा। और दिक् कोसाइन जहाँ तक की बात है, तो जो दिक् अनुपात होता है, अगर जो दिक् अनुपात 0 है तो इसका मतलब cos 90 होगा, तभी तो cos 90 0 होता है। तो उस तरह दिक् कोसाइन cos 90 cos 90 cos 0 1 होता है, तो cos 0। फाइनली इसका दिक् कोसाइन 0 0 या cos 90 cos 0 हो सकता है। और मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। पहला का ए कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, तो इसका आप देखेंगे एक्स वाई जेड है, तो इसका दिक् अनुपात 1 1 होगा। और इसका जो है हम दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो दिक् कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए 1 है, ये 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ दे रखा है, यही आपको बताया गया। तो दिक् अनुपात कितना होगा आपका, √3 होगा। और मूल बिंदु से जहाँ तक की बात है तो √3 से दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो मूल बिंदु से √3 से भाग करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी है, इसका सी भी इसी तरह से इसका दिक् अनुपात निकाल लेंगे और इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर देंगे √14। और जो ये दिक् अनुपात निकाला है उसको √14 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपका दिक् कोसाइन निकल जाएगा, दिक् कोसाइन ये हो जाएगा। और दोनों तरफ जो है ये इक्वेशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इक्वेशन है। इसमें आप दोनों तरफ √14 से भाग करेंगे तो 5/√14 होगा। तो इसका मूल बिंदु से दूरी 5/√14 होगा। समतल का इक्वेशन यहाँ पे डी दिया हुआ है, चूँकि इसमें एक्स और जेड वाला हटा दिया है। कुल मिलाकर के इसका जो है, अगर हम देखते हैं तो इसका दिक् अनुपात 0, चूँकि एक्स वाला नहीं है, वाई वाला है और जेड वाला 0 है। तो इसका दिक् अनुपात ये होगा, ये वाला होगा। अब इसका दिक् कोसाइन आप आराम से निकाल लीजिए और जो मैंने बोला है फार्मूला उस पर अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समतल का सदिश समीकरण निकालना है, जिसके लिए अविलंब का समीकरण दिया है ना। तो ये मात्रक सदिश, इसके अगर निकालेंगे समतल के इक्वेशन के लिए, प्लेन का इक्वेशन कुछ ये होता है, मतलब वेक्टर आर और वेक्टर एन होता है बराबर डी होता है। तो यहाँ डी देखेंगे तो यहाँ कट गया है, थोड़ा सा ये कट गया है। यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी 7 दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो रूट यहाँ पे डी बराबर 7 हो जाएगा। और यहाँ से आप मात्रक सदिश, इन्होंने गलती से लिख दिया है, ये आपका यूनिट वेक्टर एन होगा। तो ये यूनिट वेक्टर एन का मान, यानी कि ये आपका निकला है, ये जो यूनिट वेक्टर एन जो निकला है ये वाला, इसको वेक्टर आर और यूनिट वेक्टर एन का मान भर देंगे और साथ ये आपका फाइनल प्लेन का इक्वेशन होगा। आइए इसका हम कार्तीय समीकरण निकालते हैं। इसका कार्तीय समीकरण निकालने के लिए बहुत सिंपल है। क्या कर देंगे, यहाँ पे ये कार्तीय दिया रखा, आर का जो पोजीशन वेक्टर होता है रूट में एक्स आई वाई जे प्लस जेड के होता है, यही आपका होता है। जब आप यहाँ पे भरेंगे तो एक्स के जो आर के जो आपका एक्स है ना, यहाँ पे भरेंगे एक्स आई वाई जे और जेड के। तो एक्स में माने आई को आई के साथ गुणा करते हैं, वेक्टर का होता है कंसेप्ट। वेक्टर वाला मैंने वीडियो अपलोड किया, पहले वाला जाकर देख सकते हैं। तो आई में आई के साथ गुणा, माने एक्स में 1 से गुणा तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स में यहाँ पे हमने भर दिया है, एक्स में 1 से गुणा एक्स होगा। और वाई में यहाँ पे देखिए, एक्स में 1 से गुणा एक्स होगा, वाई में 1 से गुणा वाई होगा, जेड में 1 से गुणा माइनस, यहाँ ठीक जेड का -1 है तो यहाँ पे -1। ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये आपका जो है प्लेन का। इसी तरह से दूसरा है बी नंबर, इसमें भी आर का मान भर देना है,
यहाँ पे देख लीजिए, आर का मान भर देना है, सॉल्व कर देना है। कार्तीय रूप का मतलब उसमें वेक्टर नहीं दिखना चाहिए, और सदिश रूप का मतलब उसमें वेक्टर जरूर दिखना चाहिए। इसी तरह से सी नंबर है तो सी नंबर में भी आर का मान भर देना है, और कुछ नहीं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे सब मैंने समझा दिया है, और बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर, ये आपका है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मूल बिंदु से दूरी के खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, ये इक्वेशन दिया है, यहाँ से आप निकालेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से दिक् अनुपात निकाल लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, रूट में 29, दोनों तरफ रूट 29 से भाग कर देंगे। इसको माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ रूट 29 से भाग कर देंगे, रूट 29 से आप भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो ये एल एम एन हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो लंब पाद का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है एक्स बराबर एल डी, मानी एल और डी के जगह पर ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा वो एम डी, वाई का, जेड का, एन डी, सॉल्व कर देंगे, आपको फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी है, इसका भी पहले आप दिक् अनुपात निकाल लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, दोनों तरफ भाग कर दीजिए, एल एम है ना, एल एम एन का मान मिला है, इसको ले आकर के आप भर देंगे, और भरेंगे तो पहले ये तो एल एम एन और डी का मान निकलेगा, यहाँ से हम जो है एक्स का निकालेंगे तो एल डी, और वाई का निकालते हैं एम डी, और जेड का निकालते हैं एन डी, और मान भर करके सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज का लास्ट था, 11 चैप्टर का 11.3 का कुछ सिलेक्टेड 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वो वीडियो उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। आइए इसके बाद हम शुरू करते हैं जो है अगले चैप्टर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका ये वीडियो आपके लिए किस तरह लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बेसिकली ये वीडियो जो है फास्ट रिवीजन के लिए बनाया जाता है, ताकि बच्चे जो है फास्ट रिवीजन आप कर सकें। चलिए हम आपको अब बताते हैं चैप्टर जो है 12। इसमें एक क्वेश्चन तो 100% है बिहार बोर्ड में, एकदम इसमें कोई लोचा नहीं है। इसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्वेश्चन करता है, यानी कि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण। तो आइए इसका पहले ये जेड का दिया हुआ है, ये जेड का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग जेड पर कोई जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इक्वेशन दिया है ना, ये इक्वेशन एक्स प्लस वाई लेस देन 4 है, इस पर हम काम करेंगे। तो इसको हम लोग जीरो, इसको इक्वल के बराबर कर लेंगे, और यहाँ से हम x का भरेंगे 0 तो y का 4, y का 0 भरेंगे तो x का 4। ये दो बिंदु से जाने वाले हम जो है एक जो है ग्राफ खींचेंगे, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ग्राफ ऐसे होगा। अब इसके बाद मूल बिंदु ये होगा, तो ये कोणीय बिंदु इसके बाद निकाल लेंगे। इसमें ढेर कुछ लिखा हुआ, उसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मूल बिंदु 0,0, उसी तरह से जेड का ए का यहाँ से ये वाला बिंदु, और ये वाला बी वाला बिंदु है, चूँकि दो बिंदु मिला है। अब ये दोनों बिंदु को हम ले चल के, इन दोनों बिंदु को हम लोग जो है ले आकर के जेड में भरेंगे, और जिस पर अधिक आ जाएगा वो अधिकतमीकरण हो जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यही जेड का मान है। तो अब 0,0 जब इसमें भरिएगा तो एक्स के जगह 0, वाई के जगह 0, तो जेड 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अब एक्स के जगह यहाँ पे 4 भरेंगे, वाई का 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बिंदु पर 12 आ रहा है, बी बिंदु को भरेंगे तो यहाँ पे 0 भरेंगे, और यहाँ पे वो 4 गुणे वाई के जगह 4 यानी 0 16 आ रहा है। तो हमको मैक्सिमाइज पूछा है, तो अधिकतमीकरण के लिए क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माने जिस बिंदु पर अधिकतम उसका मान आएगा वही उसका अधिकतमीकरण हो जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें बच्चों में गलती देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, जब अधिकतमीकरण बोला जाता है तो अधिकतम मान निकाल लेते हैं, लेकिन न्यूनतमीकरण के लिए वो देखा जाता है तो वो 0 वाला सिलेक्ट कर लेता है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी मूल बिंदु पर न्यूनतमीकरण नहीं निकालेंगे। न्यूनतमीकरण मूल बिंदु पर नहीं निकला जाता है। देखिए अब इसमें मान लीजिए अधिकतमीकरण 16 हो गया, और न्यूनतमीकरण बोला जाएगा तो 12 होगा, 0 नहीं होगा, मूल बिंदु पर सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ से मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बोल दिया अधिकतमीकरण करिए, इसी बिंदु बोल दिया कि न्यूनतमीकरण, तो ये अधिकतमीकरण के लिए बता दिए। इसी तरह से अगर न्यूनतमीकरण आ गया तो बस करना कुछ नहीं है, ये 12 इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक जानकारी और आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपने ग्राफ खींचा था, ये ग्राफ जो आपने खींचा था, ये ग्राफ में ये पेंटिंग किया हुआ है।
तो थोड़ा सा मैं पेंटिंग का कंसेप्ट दे देता हूँ कि आप पेंट जो करेंगे वो किधर करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो ऊपर भी पेंट होगा, कभी कभी नीचे भी होगा, तो मैं दोनों का क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, ये मूल बिंदु का जो निशांक है 0,0, ये वाला बिंदु को ले आ करके इसमें भरना है, जिसमें ये जो मिला है ना, इसमें भरना है। x प्लस वाई लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। तब x के ऊपर 0, y के ऊपर 0 भरेंगे तो 0 प्लस 0 0 होगा, यानी कि जीरो का जो जीरो जो है 4 से क्या है, छोटा ही है। इसका मतलब है कि ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कहने का मतलब 0 जो है 4 से छोटा है, यानी कि सही है। अगर मान लीजिए कि इसका मुंह इधर घुमा दिया गया होता तब तो 0 जो है 4 से बड़ा नहीं है। तो जब सत्य होगा तो अंदर की ओर रंगेंगे, सत्य होगा तो अंदर की ओर रंगेंगे। मान लीजिए कि आप भरेंगे या कहीं मान लीजिए कि असत्य आ गया, जैसे कि वो क्वेश्चन में था, तो असत्य आ गया, जैसे मान लीजिए इसमें हमने भरा असत्य आ गया। अगर मान लीजिए इस तरह से ग्रेटर देन रहता है यहाँ पे 0 ग्रेटर देन, तो 0 4 से बड़ा थोड़ी है। तो अगर जो है, अगर आपने जो 0 भरा, अगर सत्य नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं आएगा तो बाहर रंग आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुन लो। असत्य आ जाएगा तो अंदर रंग आएगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो एक बार और दोहरा देते हैं, सत्य आएगा तो अंदर रंग आएगा, असत्य आएगा तो बाहर रंग आएगा। इसका डिसाइड हम मूल बिंदु से करते हैं जो एक क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ में समझा दिया कि अंदर रंग आएगा कि बाहर रंग आएगा। अधिकतमीकरण निकालने को सिखा दिए। अब यहाँ से न्यूनतमीकरण भी आप सीख गए, मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो एक क्वेश्चन 100% 5 नंबर के आते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, न्यूनतमीकरण पर भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। इसका इन्होंने एक ग्राफ यहाँ पे इक्वेशन दिया है और जेड का मान दिया है। अब इसके लिए आप जो है 2 इक्वेशन दिया है, तो 2 इक्वेशन दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 दे, 4 दे, 5 दे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका भी आप पॉइंट यहाँ से निकाल लीजिए, ये वाला, इसका भी आप निकाल लीजिए, है ना। इसका भी आप यहाँ से निकाल लीजिए, मान लीजिए कि ये इक्वेशन 2 है, इससे भी निकाल लीजिए। और दोनों का ग्राफ आप जो है प्लॉट कर देंगे। दोनों का ग्राफ आप क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे। मान लीजिए कि दोनों का ग्राफ आपने खींचा, दोनों का एक वैसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ऐसे, सॉरी। जब दोनों का आप ग्राफ खींचेंगे तो मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये इसका जो है शेडेड पार्ट हो गया, ठीक है। दोनों का ग्राफ खींच करके ही पता करना पड़ेगा कि ये कौन कलर, मान लीजिए कि ये अंदर रंग आ रहा है, सत्य है तो अंदर रंग आएगा। हो सकता है कि कहीं इसको आपने खींचा होगा तो ये असत्य होगा, तो ये बाहर रंग आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रीजन पार्ट हो जाएगा। और इसी तीनों बिंदु, एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है, इसी तीनों बिंदु पर चेक कर लेंगे कि कहाँ मैक्सिमाइज कर रहा है, कहाँ मिनिमाइज। तो क्वेश्चन में किया है न्यूनतमीकरण के लिए, तो जिस बिंदु पर न्यूनतम आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा हम लोग बनाते हैं। देखिए आप बनाने की प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाता है एग्जाम में। अब हम जो है 12.2 भी बता देते हैं, चूँकि 12.2 से अभी क्वेश्चन आए नहीं हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 12.1 से ही ज़्यादा देखने को मिला है अभी तक। तो मैं 12.2 भी बता देता हूँ। एक देखिए इसमें 12.2 में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं, माने परिवहन से, एक परिवहन से देखने को मिल जाते हैं, एक फूड चैन से देखने को, माने भोज्य पदार्थ से मिल जाते हैं, और एक जो है किसी वस्तु को बनाने के लिए एस्टिमेट करके इसे देता है क्वेश्चन। तो इस 3 तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आइए क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको लिया हूँ, ये जो है परिवहन से नहीं है बल्कि भोज्य पदार्थ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ को मिलाना चाहती है, विटामिन में मिश्रण, है ना, 6 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी है। पी की लागत है ना 60 रुपये प्रति केजी। क्यू की लागत जो है, क्यू की लागत कितना आ रहा है, क्यू की लागत 80 रुपये आ रहा है, यहाँ 80 थोड़ा छूट गया है। और ए में जो है 2 मात्रक, और बी, ए की मात्रा क्या है, 2 मात्रक पर केजी है, बी की मात्रा। तो बोला है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत, यानी न्यूनतमीकरण बोला है। करना नहीं है, इसको बनाने के लिए मान लेंगे कि रेशमा जो है एक्स जो है पी प्रकार के भोज्य और वाई जो है क्यू प्रकार के भोज्य बनाना चाहती है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली है यहाँ पे भोज्य पदार्थ लिख लेंगे हम, मात्रा विटामिन ए, विटामिन बी और दर। अब देखिए पी में जो है एक्स की मात्रा है वो विटामिन ए जो है 3 मिलाना चाहती है, और ठीक है, और 4 जो है विटामिन बी का मिलाना चाहती है। यहाँ पे देखिए पी का
पी का 3 मात्रक है ना, और 5 मात्रक विटामिन बी का। तो ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका विटामिन ए का हो गया, ये विटामिन बी का हो गया, यानी ए पी का 3 मात्रक, बी का 5 मात्रक, ये पहला का हो गया। इसका लागत कितना है, 60 रुपये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और ऑप्शन लिखा है जबकि, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2 मात्रक विटामिन ए का, 2 मात्रक विटामिन ए का, और यहाँ लिखा है क्यू में 4 मात्रक, है ना, 2 मात्रक विटामिन ए का है और 4 मात्रक, सॉरी 4 मात्रक विटामिन ए का है और 2 मात्रक विटामिन बी का है। तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे जो 4 मात्रक है ना वो मीटर थोड़ा ढका आ गया है। तो ये आपका हो जाएगा ए का और ये आपका होगा बी का। इसकी लागत टोटल कितना आई है, देखिए यहाँ इसका लागत 80 आया है, समझ पा रहे हैं ना। और जो है कुल जो है बनाना कितना चाहती है, तो कुल बनाना चाहती है 11। देखिए पहले ए का 11 है, ए का 11 मात्रक का, बी का, ठीक है सॉरी, ए का 8 मात्रक, बी का 11 मात्रक, तो कुल मिलाकर ए का 8 मात्रक, बी का 11 मात्रक। तो जेड का जो जो उद्देश्य फलन है, मतलब जो है आपका मेन फंक्शन क्या बनेगा, जेड बराबर, तो ये आपका दर वाला एक्स 60x प्लस 80y, ये आपका उद्देश्य फलन होगा, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया आपका यही। इसी पर हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। और यहाँ से इक्वेशन बनाया है 3x प्लस 5, 3x प्लस 4, अच्छा इससे बनाएगा 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन कितना, 4। कहने का मतलब इसकी मात्रा जो है 4 से ज़्यादा हो सकती है, विटामिन ए की मात्रा 4 से, माने दोनों के योग से क्या हो सकता है, 8 से ज़्यादा हो सकता है। अगर 8 से कम होगा तो मान लीजिए बिस्किट का ही पैकेट बना रहे हैं, तो अगर इसको हम जो है लेस देन कर देते हैं तो बिस्किट ख़राब हो जाएगा। तो इसकी मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कोनो दिक्कत नहीं है, सामान बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। अगर कम हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए जो है ये ग्रेटर देन का ही सिंबल देते हैं, ये आपका हो जाएगा। इस तरह से इसमें जो है ना, अब बी वाला का बनाइएगा तो बी वाला का 5x प्लस 2y और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, और उसके बाद जेड हो ही गया। आपको अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ आप ऐसे खींच लेंगे। मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे हो गया, इसका ग्राफ इस पर हो गया, कोणीय बिंदु निकल जाएगा यहाँ से, और ये जो 3 गो पॉइंट मिलेगा, यहाँ 3 गो पॉइंट, 3 कोणीय बिंदु मिलेंगे, इसको जो है जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ये वाला, तो यहाँ से कोणीय बिंदु में ले आकर के तीनों पॉइंट को भर देंगे। अब उस पर देखना पड़ेगा किस पर अधिकतम आ रहा है, किस पर न्यूनतमीकरण, तो ये न्यूनतम लागत बोल रहा है ना, तो उस पर जो न्यूनतम आंसर आया होगा वही जेड का न्यूनतम आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूरा डिटेल हमने यहाँ पे ए के लिए, ये 2 इक्वेशन है, इसका भी ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया है, पॉइंट निकाला है, और यहाँ से भी मैंने पॉइंट निकाल लिया है। दोनों का ग्राफ खींच देंगे और इसका शेडेड एरिया पता कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थोड़ा सा आप जो है सावधानीपूर्वक काम करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी तरह का अगर इसमें अशुद्धि आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो जो है आपके उद्देश्य के लिए है, तो आप थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि चैनल जो है पर जो है सब्सक्राइबर कम है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ संभव है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।